नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए क्लास देख रहे थे, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली थी। उन 30 वीडियो में से आज आप 7वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले 6 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, टुडे एग्जाम की जो कंटेंट है, अभी आपको एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए 30 सीरीज चलाया गया हाल में। टुडे एग्जाम का लेटेस्ट ई बुक जिसका नाम पैरासीटामोल 500 है, लॉन्च हो गई है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं आप ले सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट पे आपको एग्जाम में एक बेहतर लुक देगा औरों से हटकर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंटेंट चाहते हैं टुडे एग्जाम का, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में सेम मोबाइल नंबर का व्हाट्सअप लिंक बना करके दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके भी मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सभी को देखना है जो उनको भी रेलवे का एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अधिकांश साइंस को कवर करता हूं, ऐसा मानते हुए कि आप स्टैटिक्स फॉर्मेट की जो क्वेश्चन है ये आप हमारे अन्य वीडियो से कवर कर रहे होंगे। क्योंकि अगर टॉपिक वाइज भी देखें तो 25 से अधिक टॉपिक मैंने पहले पढ़ा दिया, तो वहाँ से टॉपिक वाइज खत्म होती है। स्टैटिक्स की एसएससी की जो क्लास आती है वहाँ से आप स्टैटिक्स के विभिन्न क्वालिटी की सवाल देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस की ज़्यादा वेटेज रहती है, वो भी आप लोगों का ही डिमांड है। चलिए, पहला प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार वर्ष 2023 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का रैंक क्या है। ये 4-5 दिन पहले की ही बात है। भारत जो है सौर ऊर्जा में पिछले साल की डाटा के अनुसार, जो कौन से संस्था, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू है ना, तो इन्होंने जो है सौर ऊर्जा में भारत को अब 3rd रैंक दे दिया है। 3rd रैंक दे दिया है, पहले 4थे स्थान पे हुआ करता था भारत। तो ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सौर ऊर्जा के महत्व को जानते हैं। अगर आप कमीशन का एग्जाम देते हैं तो सौर ऊर्जा के महत्व पे प्रकाश डाले, मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो भैया सौर ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है, पीएफ होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, इसमें जल्दी पोल्यूशन नहीं निकलते हैं, है ना। इनके अलावा ये अपार भंडार है, यानी ये नवीकरणीय स्रोत है, ये कितना भी इस्तेमाल करेंगे खत्म नहीं होगी। तो इसमें जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो अब भारत को सौर ऊर्जा के लिहाज से ना दुनिया में 3रा स्थान दे दिया गया है। तो 2 स्थान और पे कोई होगा पहले, है ना, तो अमेरिका और चाइना है, ठीक है भैया। अब जो ये भारत 3रा स्थान, 3री रैंक प्राप्त की है, ये किसी न किसी को पछाड़ा होगा, तो जापान को पछाड़ा है। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि जापान में क्राइसिस आ गया, इससे पहले आपने सुना था कि श्रीलंका में क्राइसिस आ गया, ठीक है भाई। तो ये सब विकसित देश है, श्रीलंका तो नहीं, लेकिन ये जापान विकसित देशों में आ जाता है। और आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले एशियाई देशों में औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति जो है, वैसे कहेगा तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर आया था, लेकिन ब्रिटेन एशियाई कंट्री में नहीं आता, जापान एशियाई कंट्री में आता है। और एशियाई कंट्री में सबसे पहले अगर औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आया तो आपको जापान आंसर करना है। देखिए मेरे क्लास में बैठे हैं, आप करंट अफेयर से हिस्ट्री तक जाएंगे, हिस्ट्री से करंट अफेयर में आएंगे, साइंस से मैं हिंदी तक पढ़ाने लगूंगा। तो ये सभी बातों को आपको झेलना है, इसे लिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं पढ़ने का। और मैं इसी प्रोसेस से पढ़ के जो भी हूँ आज ये यहाँ तक यही ऐसे ही सफ़र तय किया हूँ। इससे क्या होता है, आप क्वेश्चन जल्दी भूलते नहीं हैं, आंसर क्वेश्चन जो भी है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था कि जापान में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई एशियाई कंट्री के अंदर, वैसे ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी। जापान को आप उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, जिसे निपन भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। ये क्यों होता है ये आपको भी पता है, क्योंकि ये ग्रीनविच से नजदीक में होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे लास्ट में कहाँ पे होगा सूर्योदय भारत में, तो जो पश्चिमी छोर होगा, जो गुजरात में पार्ट में पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ पहले लाइन से हमने सीखा। तो आपको एक करंट में फिर से वापस आता हूँ। तो 3rd आपका रैंक मिला है सौर ऊर्जा में, किसको पछाड़ते हुए, जापान को। यानी अब जापान कौन से स्थान पे चला गया होगा तो 4था स्थान पे। पहले 2 उत्पादक जो है सौर ऊर्जा का, पहला चाइना है और दूसरा आपका अमेरिका है, ठीक है। चाइना से भी कई सारे क्वेश्चन हैं। चाइना से देखिए, चाइना से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चाइना जो है ये दुनिया में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 14 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा चाइना से एक क्वेश्चन एसएससी ने अभी हाल में ही पूछा है कि चाइना ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था, तो 1949 के बाद 1951 तक, ठीक है। इस पीरियड में इन्होंने कब्जा करता रहा और फाइनली जो है मिलाया, ठीक है। इसके अलावा
संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा स्थान हो गया। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या कुछ पढ़ सकते हैं आप, तो ये दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान देने का काम किए थे भैया कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये आपसे पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका में माफ कीजिएगा सेकेंड दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। ये कुछ एक बातें। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो ये इसका जो संघ है उसके बारे में बात करते हैं। तो ISA की संकल्पना 2015 में जो कोप के 21वें बैठक हुआ था, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UPP पेट ऐसा कुछ एक एग्जाम होता है यूपी के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इस प्रकार से। तो जो 21वें बैठक हुआ था कोप का, वहीं पे भारत और फ्रांस जो है आगे आए और ISA के लिए जो है अपना न्याय निर्णय लिए थे। बाद में ISA को बसाया गया कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी हेडक्वार्टर है। तो इसकी हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, ISA क्या, हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा है यह, है ना। इसके अलावा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसीलिए ज़्यादा इंपोर्टेंसी रखेगा। भारत में रूफटॉप योजना, है ना, और कुसुम योजना, ये दोनों सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है, जिसमें कुसुम योजना जो है ये सौर कृषि से संबंधित है। कहने का मतलब कि जो भी किसान भाई बंधु हैं उनके जो भी इक्विपमेंट चलते हैं बिजली वगैरह से, तो उनको सौर ऊर्जा से चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस योजना के तहत, यानी कुसुम योजना के तहत, ठीक है। सूर्य से प्रकाश की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है। मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 48 480, है ना, यानी 8 मिनट 8.2 मिनट यानी 20 सेकेंड, है ना। इसके अलावा 8 मिनट 20 सेकेंड लगेगा। अत्यधिक टेम्परेचर को आप पैरोमीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, पैरोमीटर से मापते हैं टेम्परेचर को, हाईली टेम्परेचर को, है ना। इनके अलावा सूर्य के सबसे बाहरी भाग को आप क्या कह देते हो, किरीट या कोरोना कहते हो। क्या कहते हो, किरीट या कोरोना कहते हो। बाद बाकी कोरोना वायरस भी होता है जिसका आकार कैसा था, क्रोन के जैसा था, इसीलिए इनका नाम कोरोना दिया गया था, ठीक है। और ये कितना तबाही मचा है आपसे छुपा नहीं है। तो किरीट कोरोना आपको सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है। वास्तव में सूर्य एक क्या है, तारा है। क्या है, तारा है। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सी है। देखिए मैं ये पृथ्वी थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पृथ्वी है, मान लीजिए जल राशि से छोटा हुआ भाग है, मतलब ये व्हाइट वाला जल राशि और ये जो है आपका लैंड है। तो ये पृथ्वी से सबसे पहले अगर आपसे तारा पूछ रहा है तो सबसे पहले का तारा सूर्य होगा, ठीक है। उसके बाद पूछता है तब प्रैक्सिमा सेंचुरी होता है। और ऐसा ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। जैसे ही देखा कि सूर्य से पहला तारा है ना, तो सटक से प्रैक्सिमा सेंचुरी मार देता है, जो दिक्कत हो जाएगा। सूर्य से पहले तारा सूर्य ही होगा, पृथ्वी से पहला तारा सूर्य ही होगा। आफ्टर दैट जो है आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी होगा। अभी इसरो जो आपका अपना स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसकी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, बंगलुरु के अंदर है। और इसकी गठन कब हुआ था इसरो की, तो इसरो की गठन हुई थी 15 अगस्त, है ना, 1969 को। उस समय कौन सा आपका 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, है ना। इनके वर्तमान जो हेड हैं वो कौन है, सोमनाथ साहब हैं, है ना, इसरो में। तो इसरो के जो अभी लेटेस्ट सौर मिशन परियोजना है, इनका नाम आदित्य L1 दिया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ये कॉमन है। तो जितने भी बम बूम है ये सब विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम है ये भी आपका संलयन के सिद्धांत पे ही काम करता है। हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये दोनों संलयन पे काम करते हैं। बाद बाकी परमाणु बम या फिर आप भट्ठी वगैरह में जो ऊर्जा या उष्मा प्राप्त करते हो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में, तो वो सब विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आई होप अच्छा लगा होगा। लग रहा है तो भैया लाइक कर दो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, मैं बता रहा हूँ ना, कोई पैसा नहीं लगा, एकदम गारंटी है। आप लाइक करके देखिए, कोई नहीं पैसा मांगेगा। इसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत को कौन दिए थे, जॉर्ज लमेतर दिए थे। बिग बैंग सिद्धांत को कौन दिए थे, जॉर्ज लमेतर दिए थे। इसी प्रकार से एक और आपको सिद्धांत पूछता है एग्जामिनर कि भाई विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। आपको कई बार एग्जाम
नंबर पूछ लेता है कि विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। बच्चे को लेमेतर दिखा ऑप्शन में और सट से आंसर कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। विस्थापन का सिद्धांत जो है ए बेनेगर ने दिया था, ए बेनेगर ने दिया था। देखिए बेनेगर जो है खाने वाला होता है, एसिड है ना, बिगिनर होता है एक्चुअली, ये बेनेगर है। तो ए बेनेगर दिया था आपका विस्थापन का सिद्धांत। अल्फ्रेड बेनेगर इसे कहते हैं। एक अल्फ्रेड नोबेल है जो डायनामाइट को खोज किए थे, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप रिलेट करेंगे चीजों को, बढ़िया याद रहेगी ज्यादा दिन तक की। एक जैसा वर्ड दिखा नहीं कि हम पूरे रगड़ दिए, एक तरीके से रिवीजन भी मार लिए वहां पे कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आंसर बनते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा मनुष्य के छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कितने प्रमुख भागों में विभाजित होते हैं, तो 3 प्रमुख भागों में विभाजित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 प्रकार के भागों में हम इसे बांटते हैं कार्य पद्धति के अनुसार, अन्यथा इसे बांटने की कोई जरूरत नहीं था, यह एक ही अंग है। ऊपर वाले को हम डेडुनम कहते हैं। अगर मुंह से नीचे की बात करें तो यानी गला से नीचे की बात करें, शरीर के टॉप से हम देखें तो सबसे पहले छोटी आंत की डेडुनम पोर्शन आएगा, बीच वाला जेजुनम पोर्शन आएगा, इसका उतनी वैल्यू नहीं है, और लास्ट में आपका इलियम पोर्शन आएगा। अगर पेट में जो पचौनी होती है उसकी टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 10 मीटर तक हो जाती है, जिसमें अधिकांश लंबाई छोटी आंत की होती है 6 से 8 मीटर तक। ठीक है भाई, आपने देखा होगा जो खसी काट देते हैं लोग खाने के लिए, तो उसमें भी रहता है रस्सी के जैसा। इसके अलावा कचौनी बोलते हैं उसको। डेडोनम, यह अमाशय के तुरंत बाद उल्टे आकार की संरचना होती है। यकृत और अग्नाशय का जो मुंह है, यानी इससे जो कोई चीज मतलब रिलीज किया जाएगा वो कहाँ पे खुलता है, डेडुनम वाले पोर्शन में ही खुलता है ना, जहां से इनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और यहाँ से जो है एंजाइम निकलने के बाद भोजन पाचन में मदद करते हैं। आप जानते हैं ना कि छोटी आंत में ही भोजन का जो है अंतिम रूप से पाचन होता है और सबसे अधिक समय तक भोजन यहीं रेस्ट करता है, रेस्ट नहीं कर रहा होता है, एक्चुअली पच रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भोजन का अवशोषण है, अवशोषण कहने का मतलब जो भी मिनरल्स मिले हमारे भोजन में, जो भी ऊर्जा वगैरह मिले वो यहीं से लिया जाता है। इसके अलावा जेजुनम, यह छोटी आंत के बीच लगने वाले भाग को कहते हैं, बीच में जो रहता है ना, मैंने बताया ना ऊपर में डेडुनम, जेजुनम और फिर इलियम। तो जेजुनम का इतना जो है आपका वैल्यू नहीं है ना। जेजुनम का सिर्फ ढोने के लिए वैल्यू होता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं होता है ना। और जो आपका डेडुनम के नीचे रहता है जेजुनम, ठीक है। इलियम ये छोटी आंत के सबसे निचले वाले भाग को कहते हैं। मान लीजिए ये है छोटी आंत, ठीक है, ये है आपका छोटी आंत, तो यहाँ से हो गया डेडुनम, ये हो गया भैया जेजुनम और ये हो गया इलियम। और ये किसी भी आदमी का मुंह इधर है, ठीक है, ये मुंह है और मुंह से नीचे की तरफ बताया हूँ। भले बैटरी जैसे दिख रहा है, मेरा चित्रकारी बहुत कमजोर है, ये आप सब जानते हो और मैं शुरू से एक्सेप्ट करते आया हूँ इस बात को, ठीक है भैया। तो ये छोटी आंत के निचले वाले भाग को आप इलियम कहते हैं, इलियम, है ना। छोटी आंत में निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होती है, जैसे लाइपेज होता है, इरेप्सिन होता है ना, सुक्रेज होता है, मैल्टेस भी होता है। तो इसीलिए मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि ये जैसा नाम है उसी पे काम करते हैं। सुक्रेज जो है सुक्रोज पे काम करता है, मैल्टेस जो है ये माल्टोज पे काम करता है, ठीक है। ये लाइपेज, इरेप्सिन, ये सब जानना जरूरी है कि कहाँ से निकलती है। इसी प्रकार से आपने पेप्सिन और रेनिन जाना होगा, जो पेट से निकलती है, पेप्सिन और रेनिन निकलती है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होता है तथा भोज्य पदार्थ को यही अवशोषित किया जाता है ना। ये जो भोज्य पदार्थ को अवशोषित किया जाता है ना, तो छोटी आंत में एक चीज होता है जिसका नाम है बिली, ये बिली के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये कोई रोमन का नंबर नहीं है, इसका नाम है भैया बिली, है ना। अब ऐसा ही नाम है तो हम क्या करें, तो इसी में जो है अवशोषित किए जाते हैं, इसी के द्वारा। छोटी आंत के एक पोर्शन होता है बिली, है ना। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन का निष्कासन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है। कोई भी एल्केन समूह है जिसका आप बेसिक जानते होंगे, CnH2n+2 पढ़ा दिया है पहले क्लास में मेरे ख्याल में, है ना। तो इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, यानी कहने का मतलब है CnH2n+1 जब रह जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ाने से आपका हाइड्रोजन का वैल्यू भी बढ़ेगा और कार्बन की वैल्यू भी बढ़ेगा। चूंकि यहाँ पे +2 लिखा था, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर लिया, तो यही सूत्र आपका निकल के आ गया CnH2n+1। तो ये CnH2n+1 को हम R से इंडिकेट करते हैं और इसे हम कहते हैं जी अल्काइल। जैसे आपने मिथाइल, एल्काइल, है ना, सुना होगा ना, एथाइल में मिथाइल आ जाएगा, है ना, और
एल्केन में मीथेन आ जाएगा। आप 2-3 बार बोल के देखिए, बोलेंगे तभी होगा, ठीक है। एथेन में मीथेन, यही एल्काइल जब बन जाएगा यानी मीथेन में से एगो हाइड्रोजन खींच लोगे तो क्या बनेगा, मिथाइल। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और एगो हाइड्रोजन खींच लिए तो CH3 बच गया, एगो हाइड्रोजन मैं यहाँ CH4 में से घटा रहा हूँ तो क्या बना, CH3, और CH3 क्या कहलाया, मिथाइल कहलाया। ये सिर्फ इतनी छोटी सी चीज लेके मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे एक पूरी थ्योरी बताता हूँ, आराम से सुनिएगा, काम आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो मैं प्रश्न को पूछूंगा लगभग इतना जरूर बता दूंगा कि उसमें आपको लगभग पढ़ने की आगे जरूरत ना पड़े, ठीक है, उतना से भी आपके एग्जाम में काम चलेगी। देखिए ये है ई बुक का इमेज और ये है जो आप रेलवे की क्लास देख रहे हैं इसकी इमेज। जो रेलवे की क्लास है ये 30 सेट की PDF, साथ ही साथ इसके एक्स्ट्रा क्लास भी होंगे, जैसा कि अभी तक मैंने 2 एक्स्ट्रा क्लास इसके करा दिए हैं जो 30 में काउंट नहीं होगी, तो सभी के सभी जो है आपके मात्र 49 रुपये में दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो ये ई बुक है इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। SSC की कोई भी एग्जाम 2024 में देना है उसके लिए भी क्लास आपके स्टार्ट हो गए हैं, 30 क्लास उसमें भी आएगी जिसमें 5 क्लास हो चुके हैं, ठीक है भैया, तो उनके लिए भी बात कर सकते हैं। अब देखिए एल्केन का समान सूत्र यही होता है ना, CnH2n प्लस, सॉरी ये अभी R जो मैं लिखा ये घटा के लिखा गया है, यानी एल्काइल का समान सूत्र है ये, ठीक है, ये है एल्काइल का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है ना। इसके अलावा जब इसमें n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो मिथाइल बनेगा, CH3 बनेगा, C में 1 रखेंगे तो C हो जाएगा, और 2 1 2 1 3 तो CH3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल हो जाएगा। n का वैल्यू 2 पुट करोगे C2H5 हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। इसी तरीके से आप पुट करते जाइए, इसीलिए कहते हैं कि जो इथेन है उसको पहले पढ़ लेना चाहिए, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन। जैसे जैसे आप n का वैल्यू बढ़ाओगे इस सूत्र में रखोगे, जैसा मैंने अभी पढ़ा यही सब चीज आएगा। तो इसमें n होता है, इसमें आइल होता है, ठीक है भैया, एक हाइड्रोजन हटने से। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं तो इसकी आगे रहस्य है, आइए बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, या तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। देखिए जो पेट्रोलियम होता है वो भी अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ये भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, पेट्रोल क्या है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन या तो संतृप्त होंगे या असंतृप्त होंगे। संतृप्त में कौन आता है, सिंगल एक एल्केन आता है। असंतृप्त में क्या आता है, दुगो आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। इन तीनों बेसिक फार्मूला को पहले क्लास में आपको मैंने करवाया था कि भाई एल्केन का CnH2n प्लस 2 होता है, एल्कीन माने छोटा टा लिखा गया है जिसमें कोई प्लस माइनस नहीं, CnH2n होता है सिंपल, और जो सबसे लंबे में लिखा जाता है 5 वर्ड में, देखिए एल्काइन ये 5 वर्ड में लिखा जाता है तो ये माइनस वाला होता है। ऐसे ही याद मैंने भी किया हूं, आप भी कर सकते हो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि जो सबसे बड़ी लिखे गए हैं ना इन तीनों में ये 5 वर्ड का होता है, एल्काइन ये माइनस वाला होता है, ठीक है। तो ये अभी आपने सूत्र देख लिया, क्या समझे, संतृप्त में क्या होगा, एल्केन, और ना असंतृप्त में क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन। यहीं पर मैंने बताया था कि जो भी एल्केन समूह है, जो भी एल्केन ग्रुप के चीज बनेंगे इसमें सिर्फ है ना सिग्मा बॉन्ड ही पाए जाते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एल्कीन है और एल्काइन है इसमें सिग्मा बॉन्ड भी पाए जाते हैं और पाई बॉन्ड भी पाए जाते हैं, इसमें दोनों बॉन्ड पाए जाएंगे, लेकिन एल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पाए जाते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ग्रुप डी ने किया 2018 में कि भाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में इन दोनों में मजबूत बॉन्ड कौन सा है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाई बॉन्ड इंपोर्टेंसी रख रही है तो यहाँ पे हमको लग रहा है पाई मारना चाहिए, लेकिन गलती हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो है क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है पाई बॉन्ड के अपेक्षा, ठीक है भाई। हमेशा गरीबों का सहारा कौन है, भगवान। तो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और अकेलवे बॉन्ड पे टिका हुआ है जैसे एल्कीन के सभी मेंबर है ना, तो उसको मजबूत बॉन्ड दिया है, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होता है ना देन पाई बॉन्ड के, ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। चलते हैं आगे। अब मैं थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूं कि संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताया, इसके अलावा कि भाई एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, है ना, एल्काइल ग्रुप बनेगा। एल्काइल को आप R से डिनोट करते हो। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना होगा। ये फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, इसके अलावा जो आपका कार्बोनिक एसिड हो जाता है, इसके अलावा बहुत सारे चीज हो जाता है जो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में जुड़ता जाता है और उसका जो है नए चीज बन जाती है। तो ये कहाँ जुड़ता है, तो ये जनरली जो है आपका इसी R में जुड़ता है, यानी एल्काइल में जुड़ता है, इसीलिए एल्काइल को बताना जरूरी था, ठीक है। अब आते हैं आगे। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जबकि एल्कीन तथा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अभी आपने इमेज में देखा ही, यही सेम चीज जो लिखा है ये इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है।
इसके अलावा एल्केन में सिर्फ सिग्मा या सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन और एल्काइन में है ना सिग्मा और पाई बंध दोनों होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ही था। एल्केन में एक हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद बचे भाग को एल्काइल कहते हैं, जैसा कि तब से बताते आ रहा हूँ, यही तो क्वेश्चन का बेस है, जिसे R से इंडिकेट किया जाता है। अधिकांश अभिक्रियाशील समूह R में ऐड होकर उनके गुण को बदल देते हैं। अब ये नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ से है ना रेलवे की अगर 25 एग्जाम हो रही है तो 24 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये VVI चीज है ना। सबसे पहले जैसे अभी आपने R समझा कि R किसे कहा जाता है, तो जब आप CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन को घटा दोगे तो रिजल्ट निकलेगा, उसको हम R बोलते हैं। और R को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो मिथाइल बनेगा CH3, राइट। इतना समझ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए CH3OH है, ये क्या है? मिथाइल था, जिसे आप कोष्ठ में R लिख सकते हो, है ना। R है ना, ये R मैंने बताया ना कि भाई एल्काइल को R से इंडिकेट करता है, तो ये R है। इसमें आपको ऐड कर दिया मैंने OH। OH क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का OH एल्कोहल में जाता है, तो CH3OH बन गया। अब इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप पढ़ रहे थे मिथाइल और इसको पढ़ोगे एल्कोहल, तो क्या पढ़ोगे भैया? मिथाइल एल्कोहल। क्या पढ़ोगे? मिथाइल एल्कोहल पढ़ोगे। इसे वुड एल्कोहल भी कहते हैं, है ना, काष्ठीय एल्कोहल भी कहते हैं या वुड एल्कोहल भी कहते हैं मिथाइल एल्कोहल को, ठीक है। जो जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, आए दिन आप पेपर में देखते होंगे, तो यही चीज बन जाता है शराब में गलती से, और लोग पीते हैं और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है मिथाइल एल्कोहल, ठीक है भाई। तो ये CH3 आपका था R, यानी एल्काइल ग्रुप से मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मिथाइल बना था। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का, दोनों को जोड़ दिए बन गए मिथाइल एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे COHH है ना। इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसके जुड़ने से बने नया पदार्थ जैसे COOH और R में आप जोड़ोगे, R के क्या है यहाँ पे आपको अब समझना होगा। R क्या है? कोई भी एल्काइल जो है ग्रुप है, जैसे मिथाइल हो जाएगा, इथाइल, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से मैं R के जगह पे मिथाइल रखा हूँ, और फिर COOH जो आपका फंक्शनल ग्रुप है किसका? कार्बोनिक एसिड का। यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप किसका था? है ना, OH फंक्शनल ग्रुप किसका था? एल्कोहल का। ये COOH फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये कार्बोनिक एसिड का है। तो ये CH3 में COOH जोड़ देंगे तो एथेनोइक एसिड, या फिर इसे ही आप एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका निर्माण होता है। आई होप आप समझे कि किस तरीके से एल्काइल या R में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसका नाम बदल जाता है। नीचे आपने एल्डिहाइड का, है ना, ये सूत्र मैंने लिख रखा है बेंजल्डिहाइड का। जो एल्डिहाइड ग्रुप होती है CHO, मैंने आपको इसे SSC वाले क्लास में भी बताया था, क्योंकि CGL ने भी ये क्वेश्चन पूछा था बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा। आप सभी को पता है कि बेंजीन जो है ये षटकोण के जैसा होता है, जिसमें 3 है ना, 3 आपका डबल बॉन्ड होता है, एक एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ होना चाहिए, एक एक घर छोड़ के 3 डबल बॉन्ड होता है। इस बेंजीन की सूत्र लिखेंगे तो C6H6 होता है ना। अभी हमने कहा कि भाई जो है कोई भी यौगिक, अब ऐसा नहीं कि खाली एल्काइल में ही जुड़ता है का फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अधिकांश जो नए चीज बनते हैं ना, उसमें एल्काइल के साथ ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ के नए चीज निर्माण करते हैं। इसके अलावा भी कई चीज में जुड़ते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे बेंजीन में जुड़ेगा, जुड़ने के लिए पहले एक चीज का रिमूवल होगा, यानी एक हाइड्रोजन का, तो C6H5 बचेगा, और इसमें आप CHO ग्रुप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका जी बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन को माइनस करने के बाद इसका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का CHO, अगर जोड़ दिए तो बेंजीन से वाला बेंजल और फिर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर इन सबको एक साथ कैलकुलेट करके लिखोगे तो 6 गो कार्बन इधर, 1 गो कार्बन इधर, तो हो जाएगा 7 गो कार्बन C7, 5 गो हाइड्रोजन इधर और 1 गो हाइड्रोजन इधर, तो एज इट इज 6 गो हाइड्रोजन और O, है ना। तो इसमें आपको CHO ढूंढना होगा, यही था दिया गया, और बेंजल्डिहाइड का आपका फार्मूला पूछा गया था। देखिए बच्चे, अगर थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तभी समझ में आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हो, कम से कम जो मैं कर रहा हूं वो तो जान रहे हो कि क्या कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ना, ये जनरली हमें रेयरली जो है पढ़ाया तो जाता है, लेकिन हम ज्यादातर इसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में हमको हार्ड लगता है ये चीज। बाद में जब एग्जाम देते हैं, खास करके रेलवे का, तो वहां पे जो है एक क्वेश्चन आती है तो फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रुकिए, समझिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है कि भाई बेंजीन का C6H6 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन
हाइड्रोजन घटाया है। इससे पहले हमने ही अभी इसी वीडियो में कहा था कि भाई R में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो नया चीज का निर्माण होता है। यह R क्या है? अल्काइल है। अल्काइल कैसे बनते हैं? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन खींच लेते हैं, यानी CnH2n है ना, +2 में से एक हाइड्रोजन जब खींच लेंगे तो बनता है अल्काइल। अल्काइल को आप R से इंडिकेट करते हैं। R में जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो नया चीज बनता है। जैसे ऊपर में मिथाइल में हमने COOH लगाया है, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन गया है। ये जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी प्रकार से मैंने इसे बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया? C6H6 है, होता है बेंजीन का फार्मूला। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को कम करना है तो क्या बचेगा? C6H5 बचेगा। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे? तो एल्डिहाइड का, तब तो बनेगा बेंजल्डिहाइड, तो CHO जोड़ देंगे। ये याद करना होगा आपको कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके होते हैं। ठीक है, यहाँ से कार्बन को जोड़े 6 एक साथ हो गया, 5 गो हाइड्रोजन यहाँ था, एगो यहाँ से मिला तो 6 गो हो गया और एगो O बचा, तो ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। आई होप आप समझ गए। दोबारा बता दिया भाई, ऐसा बताना चाहता हूँ जैसा एग्जाम मेरा हो। ठीक है, और उसी शिद्दत से आपको पढ़ाने आता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। बाद में कि आप भी ये बात समझते होंगे। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड का सूत्र है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसके हैं? तो ये पुस्तक सैम पित्रोदा के हैं। सैम पित्रोदा काफी मशहूर इंसान है ना। सैम पित्रोदा पूर्व में जो है आपका क्या रहे हैं भैया? UNA के अंदर है ना सलाहकार भी रहे हैं सैम पित्रोदा, है ना, जब मनमोहन सिंह के सरकार थे। हालिया रिलीज पुस्तक व्हाई इंडिया मैटर्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? माननीय विदेश मंत्री S जयशंकर साहब है। तनी मनी पढ़े लिखे हैं महाराज, इतने पढ़े लिखे पूछिए मत, है ना। तो S जयशंकर साहब हैं, है ना, व्हाई इंडिया मैटर्स के आपका क्या लेखक। इनके अलावा नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये पुस्तक जो है सलमान रुश्दी साहब के द्वारा लिखे गए हैं। सलमान रुश्दी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कई बार बता चुका हूं, प्रथम उपन्यास का नाम क्या है ना, बताइएगा। ठीक है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? भूतपूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने साहब। तो ये सभी पुस्तक आपके करंट पुस्तक है जो हाल में रिलीज हुआ है पिछले 6 माह से लेकर अब तक के। तो ये करंट में आपको देखने को मिलेगा। एनिशिएंट पुस्तक देखना है या फिर 1 साल पहले तक की पुस्तक देखना है तो टॉपिक वाइज पुस्तक वाले वीडियो में आप पहुंच जाएं। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर ई बुक के सबसे निचले हिस्से में पेज नंबर 440 के करीब जो है आपके बुक वाला पोर्शन को रखा गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य कौन करता है? तो लाल सागर करता है। स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को अलग करती है या फिर जोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 164 से 168 किलोमीटर के बीच में होती है। इसके अलावा पुलिकट झील, है ना, पुलिकट झील में क्यों यहाँ पे रखा? क्योंकि ये भी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरी तमिलनाडु। ये पुलिकट झील 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। एक पुलिकट झील के जैसा ही मणिपुर में लोकटक झील है। दोनों को अगर 2-4 बार बोले तो दोनों भाई बहन जैसे लगता है, पुलिकट लोकटक, है ना। प्रोनाउंस जो है मैंड को लगता है कि सेम है और आदमी गलती कर देता है। ये लोकटक झील मणिपुर में है, जहां पे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कैबुल लामजाओ स्थित है। कैबुल लामजाओ में संगाई हिरन जो है प्रमुख होते हैं। तो ये कुछ एक बात आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोलेरू झील, ये भारत के गोदावरी और कृष्णा नदी के जो त्रिकोण है वहां पे पाए जाएंगे आपको कोलेरू झील। देखिए, नदी बेसिन से क्वेश्चन आता है इंडिया में कि किस नदी की सबसे लंबी बेसिन है या फिर बड़ी बेसिन है। तो गंगा नदी का बेसिन सबसे विस्तृत इलाका कवर करता है इंडिया के लिहाज से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि नदी का बहना एक अलग चीज है कि किस किस राज्यों से होकर बहते हैं। जैसे गंगा नदी के लिहाज से ही ले लें तो गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद बांग्लादेश, है ना। आप तो इतने ही राज्य जानते हो। लेकिन अगर गंगा नदी की बेसिन की बात मैं कर लूं तो इसमें राजस्थान भी आएंगे। आप कहेंगे आई तो ऐसा नहीं है। बेसिन जो है उसमें जल स्रोत कहाँ कहाँ से जो है आता है वो सब बेसिन में आ जाते हैं, जबकि मेन नदी कहाँ से फॉलो होती है वो एक अलग चीज है। ठीक है, इसीलिए गंगा नदी की बेसिन सबसे लंबी मतलब बड़ी है इंडिया के अंदर। लंबी कहना ठीक नहीं होगा। इनके अलावा पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये ध्यान रखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, सही है जी। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
साथ ही साथ यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करते हैं, ऐसा भी आप लाइन देख सकते हैं, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के लिए। ठीक है भैया, देखिए एक खैबर दर्रा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, है ना। तो और सर रेड क्लिफ के नाम पे जो रेड क्लिफ रेखा है वो है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन एक बार पाकिस्तान ऑप्शन में न था, तो इंडिया और बांग्लादेश भी आंसर होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का ही पार्ट रहा है और कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का पार्ट रहा है। ठीक है भाई, तो जो रेड क्लिफ रेखा है या इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, अगर ऑप्शन में न रहे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी काम चलेगा। इनके अलावा मई 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना है या फिर चुने हैं, है ना। ये मेरे ख्याल में कल की बात है, कल की ही बात है, ये घटना कल घटी है, यानी ये 10 मई को घटी है। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये आरबीआई वाली बात है, ठीक है। और आरबीआई लक्ष्मी नारायण पे ही तो दुनिया टिके हैं भाई, है ना। तो ये आर लक्ष्मी कंठ राव, है ना, कौन, आर लक्ष्मी कंठ राव, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग के अनुसार हुआ था, तो आप कहोगे दादा हिल्टन यंग के आयोग के अनुसार हुआ था 1935 में। इसकी राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। पहले गवर्नर की बात करेंगे तो अंग्रेज हुआ था, ओसबर्न स्मिथ नाम था उसका। बाद में भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख साहब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, इसे अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों में आप नोट छापते हैं, कमर्शियल बैंकों को साहब लोन देते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं, प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं, सूक्ष्म वित्त कंपनी को रेगुलेट करते हैं, जो एमएफआई कंपनी होती है ना, जो सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है ना। तो ये सब प्रमुख कार्यों में से हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार हेतु क्या क्या कदम उठाते हैं, तो अल्प समय के लिए नोट छापना बंद कर देते हैं। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। देखिए परसों की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आरआर यानी रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर, ठीक है, इन दोनों में हमेशा कौन सा कम होता है, तो आप कहते हो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, ये इसके लिए तो नहीं चलाया जाता ना कि मैं घाटे में चला जाऊं, हमेशा इसलिए चलाया जाता है कि मैं फायदे में रहूं, ठीक है। तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये कॉमर्शियल बैंक को ब्याज अदा करता है आरबीआई लिए जाने वाले कर्ज पे, यानी रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है आरबीआई उल्टा किसी कमर्शियल बैंक से धन लेते हैं तो हमेशा कम ब्याज देगा। और जो रेपो रेट होता है ये क्या होती है कि कमर्शियल बैंक को धन देते हैं आरबीआई तो उस पे ज्यादा ब्याज लेगा, क्योंकि आरबीआई को भी चलाना है ना भाई, है ना भाई। तो इस प्रकार से तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम होगा। अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या मुद्रास्फीति कैसे कम होगा, तो देखिए जब रिवर्स रेपो रेट आप बढ़ा देंगे तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है, मान लीजिए ये एसबीआई है जिसके महेंद्र सिंह धोनी अभी प्रचार करते हैं, तो ये एसबीआई है और ये हमारा जी बड़ा सा आरबीआई, ठीक है। तो ये आपका क्या किया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो अब एसबीआई अपनी पैसा आरबीआई के तरफ ज्यादा देगा, क्योंकि ये सिक्योर भी है, झंझट भी नहीं कि भाई अपनी आप जमीन की कागज दिखाओ तब लोन देंगे, तो आरबीआई तो खुद ही है ना साक्ष्य है। तो अब आरबीआई में ज्यादा अपना पैसा डालेगा ये एसबीआई। इससे क्या होगा, जो पब्लिक है उसको लोन मिलने में थोड़ा कठिनाई होगी, या फिर जो मिलेगी भी लोन तो थोड़ा सा दिक्कत से मिलेगी। तो इससे क्या होगा, बाजार में तरलता जो है, कैश जो है वो इनडायरेक्टली कम होती है, ठीक है। और जब कैश कम हो जाएगा तो सामान की दाम जो है, जो आसमान छू रहा था वो धीरे धीरे कम होगा। अब आदमी के पास पैसे में न रहेगा तो क्या खरीदेगा, ठीक है। तो कम खरीदेगा, भाव जो है फिर अपनी जगह पे आएगा, मुद्रास्फीति टलेगा। आई होप आप समझे कि भाई रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से है ना मुद्रास्फीति कैसे कम होती है। और नोट छापना सीधा असर करता है कि भाई नोटें नहीं है तो कमर्शियल बैंक में नोट की तरलता कम पहुंच रही है, बैंक बचा बचा के लोगों को लोन दे रही है, या फिर जो भी पैसा लेने आ रहा है कैश उसको कम दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो कैश है, जो मुद्रा है वो बाजार में कम टहल रहे हैं, इसका मतलब है ना लोग कम सामान खरीदेंगे और मुद्रास्फीति रुकेगी, है ना। मैं जानता हूं अधिकांश बच्चे जो हैं है ना बोर हो जाते हैं, इतना ज्यादा फैक्ट बताता हूं, लेकिन जो बोर नहीं होगा वो लास्ट में झंडा गाड़ेगा जरूर जी, ठीक है भाई। एकदम एकदम 100% काली जवानी वाली बात हो रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख साहब बता दिए थे, है ना। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत ... किसी फर्म का लाभ होता है। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का क्या गुना भाग, है ना,
जोड़, है ना, क्या होता है किसी फर्म का लाभ, तो अंतर, ठीक है, घटाओगे तब ना, कुल राजस्व और कुल लागत, भाई जितनी प्राप्ति हुई उतना में से घटा दोगे अपनी लागत, तब ना आपको फायदा होगा जी। 5 रुपये की आम, है ना, 8 रुपया में आप बेचोगे तो 8 में से 5 घटाते हो तब ना 3 रुपया लाभ होता है। तो उसी प्रकार से ठीक से देखिए, अर्थशास्त्र का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा रहता है, ठीक है। प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत के रूप में जाना जाता है, सिंपल सी बात है, एक इकाई में कितनी कॉस्ट लगी है औसत लागत है। प्रवृत्ति लागत का उदाहरण क्या होता है, कच्चा माल, पैकेजिंग, वितरण, ये सब प्रवृत्ति लागत के उदाहरण हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र कैसा होता है, जैसे लिखा है पॉइंट में वैसे ही आपको याद करना है सीधे, है ना, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाओगे दिक्कत हो जाएगा। अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र कैसा होता है, तो आप कहोगे यू आकार का वक्र होता है, उल्टा वक्र होता है, यू को उल्टा पढ़ते हैं। इसके अलावा जब किसी उत्पाद की कुल रेवेन्यू कुल खर्च के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये तो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, न घाटा न फायदा। इसके अलावा सभी उत्पादों की कुल लागत को कुल उत्पादों से भाग दे दिया जाता है। यही चीज है ना भाई, टोटल रन बटा खेली गई टोटल पारी, तो क्या निकलता है, औसत। तो औसत लागत की प्राप्ति होगी माफ कीजिए। अल्पकालीन औसत लागत की फॉर्मूला क्या होता है, औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत नियत लागत, याद रखिए। इसके अलावा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कौन दिया था, डेविड रिकॉर्डो नामक आदमी ने दिया था, अर्थशास्त्री थे। बाद बाकी जेएम शुम्पेटर, जेएम कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल, इनके भी नियम मैंने आपको कई बार बता दिया है कि क्या क्या नियम दिया है। इसके अलावा उत्पादों की संख्या में वृद्धि के कारण हुए लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। समझिए, ये है उत्पादों की संख्या में वृद्धि होने के कारण। मान लीजिए पहले आप 5 चीज उत्पादन किए, एगो और कर लिए, तो उत्पादों की संख्या में वृद्धि हो गई, 5 से बढ़ के हो गई 6, ठीक है। और जो पहले कॉस्ट लगा था मान लीजिए 100 रुपया, अब कॉस्ट लग गया 110 रुपया, तो इस लागत में जो परिवर्तन है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण के कारण उत्पन्न लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। 5 को हम उत्पादन कर लिए थे, अतिरिक्त हम एगो और किए, तो जो लागत में डिफरेंस आया पहले के और अभी की तुलना में उसे हम सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सुनने से ऐसा लग रहा है कि कोई एक सीमा होगा, वहां की जो लागत होगी ना कि भाई इससे ऊपर इससे नीचे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2 फैराडे और 5 फैराडे के 2 कंडेंसर, पहले कंडेंसर कहते थे, अब कैपेसिटर कहते हैं इसे, लेकिन अभी यहाँ पे कंडेंसर ही लिखा है तो ठीक है, क्योंकि कंडेंसर पंखा में भी होता है। 2 कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस सीरीज में जुड़े हुए कंडेंसर के समानांतर एक तीसरा कंडेंसर जुड़ा हुआ है 3 फैराडे की, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी। देखिए, कोई ऐसा परिपथ है जहां पे आपके 2 फैराडे का एक लगा हुआ है श्रेणी में और एक 5 फैराडे का लगा है, और इसी के समानांतर पैरेलल में बोल रहा है कि एक 3 फैराडे का और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके परिणामी जो आपका कैपेसिटी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा तोप नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो समतुल्य रेसिस्टेंस आप निकालते थे ओम के नियम वाले क्वेश्चन में, जो मैं बता रखा हूं, सेम चीज है। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में लिखा है, मैं वैसे बताने जा रहा हूं कि ये क्या लिखा है। देखिए, जो समतुल्य प्रतिरोध होता था अगर सीरीज में हो रहा होता है, समतुल्य प्रतिरोध अगर सीरीज में टोटल हमें निकालना होता था तो हम क्या करते थे, R1 प्लस R2 कर लेते थे, 3 गो है तो R3 भी जोड़ लेते थे। और समतुल्य रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तब हम निकालते थे, तो क्या निकालते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या फिर 20 गो है तो R20 तक, है ना, 1/R का वैल्यू, इस प्रकार से इधर सीधे RS रहेगा, यानी R सीरीज R1 प्लस R2, और 1/R पैरेलल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। वैसे हम कैलकुलेट करते थे। सेम चीज यहाँ भी करेंगे कैपेसिटर के अंदर, लेकिन उल्टा होगा। अगर श्रेणी क्रम की बात कर रहा है तो समानांतर क्रम में जो अभी आपने देखा फार्मूला वो लगाएंगे, और अगर पैरेलल की बात कर रहा है तो हम सीरीज वाला रेसिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। अब तो काम खत्म हो गई, तो आइए कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 2 फैराडे और 5 फैराडे के कंडेंसर श्रेणी क्रम में लगा है, 2 फैराडे 5 फैराडे, और इसके पैरेलल में 3 फैराडे की लगी है, और इसमें हमें समतुल्य कैपेसिटर की मान पूछ रहा है, कैपेसिटी का। तो यहाँ पे पहले मैं इसको 1 बना लूंगा, है ना। तो 1 जब बनाऊंगा श्रेणी क्रम में क्या बताया, 1 समानांतर क्रम वाला फार्मूला लगाना है रेसिस्टेंस का, तो 1/R1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/F1,
ठीक है। 1/f ही लिख लेता हूँ, खाली टोटल फेराइड निकालना है। 1/f बराबर 1/2 प्लस 1/5, 5 दूना की हो जाती है 10, 5 और 2 7, 7/10 है ना। तो ये हो जाएगा भाई 10/7। f का वैल्यू क्या आ गया, 10/7 आ गया। और उसके समानांतर में 3 और आ गए, 3 फेराइड है, ठीक है। और समानांतर के लिए रेसिस्टेंस में क्या करते थे, तो ये वाली प्रोसेस से गुजारते थे। यहाँ पर फेराइड में क्या करेंगे, हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 10/7 हमारा इन दोनों का समतुल्य आया है ना। तो 10/7 जोड़ लिए, और चूंकि इस पैरेलल में हमें सिर्फ जोड़ना रहता है तो हम इसको 3 जोड़ लिए। ये हो जाएगा 21 10 31/7, 31/7 फेराइड इसका आंसर होगा। आई होप आप समझे। अरे भाई एकदम सिंपल सी है। रेसिस्टेंस में सीरीज में होता तो क्या कर रहे थे, तो R1 प्लस R2 जोड़ दे रहे थे। रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उस केस में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करते थे। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि रेसिस्टेंस में जैसे लगा तो उसका उल्टा यहाँ पे करो। अगर सीरीज में रहेगा तो पैरेलल वाला लगाओ, और पैरेलल वाला रहेगा तो सीरीज वाला लगाओ, ठीक है। तो इन दोनों को श्रेणी में था तो मैं पैरेलल वाला लगा के, है ना, कितना निकाला था जी, 10/7 निकाला था जी, हाँ 10/7 निकाला था, है ना, 10/7 निकाला था। और फिर इनके साथ पैरेलल वाला काम किया तो पैरेलल वाला जोड़ेंगे तो 10/7 प्लस 3 21 10 31/7 आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई विद्युत परिपथ, अब देखिए उस प्रकार के भी हिसाब एक बना के दिखा देते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाए। कोई विद्युत परिपथ जिसमें 48 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ी हुई है ना। इसमें 5 ओम और 12 ओम के 2 विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगी हुई है। एक विद्युत स्रोत है जो आपका, है ना, कितने वोल्ट की बैटरी है, 48 वोल्ट की बैटरी है, इससे लगा हुआ है 48 वोल्ट से। और इसमें जो है श्रेणी क्रम में लगा हुआ है 5 ओम के जो है आपका प्रतिरोध, 5 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, है ना। इसके अलावा एक आपका लगा है 5 ओम और एक 12 ओम का, किस में लगा है भैया, श्रेणी क्रम में। तो मैंने इसे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू है 12 ओम दादा, है ना। अब इसमें प्रवाहित धारा अपने से पूछ रहा है, इस सर्किट में प्रवाहित धारा कितना होगा, है ना। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट जोड़ दीजिए। तो सर्किट में प्रवाहित धारा कितना होगा, मैंने अभी कहा कि श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो 12 5 17 ओम हो जाएगा, ठीक है। और आपका वोल्ट बराबर कितना दे दिया है, 48। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर RI होता है ना, V बराबर IR या RI। तो V का वैल्यू कितना है 48, R का वैल्यू पता है आपको 17, I का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो 48/17 आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि विद्युत धारा को आप एम्पियर में मापते हो तो 48/17 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितने समय की होती है। देखिए कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट की होती है, जो 20-20 मिनट की 2 हिस्सों में खेले जाते हैं। कबड्डी खेल में अगर खिलाड़ी की बात करेंगे, खाली खिलाड़ी की बात करता है और ऑप्शन में 7 भी नहीं है, तो आपको 12 आंसर करना होगा, क्योंकि 12 का स्क्वाड होता है। लेकिन 5 खिलाड़ी रिजर्व में रखे जाते हैं और एट अ टाइम 7 खिलाड़ी ही खेल रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई एक्टिव खिलाड़ी कितने होते हैं तो 7 बताना है। वैसे खिलाड़ी खाली पूछेगा और ऑप्शन में 12 है तो 12 आंसर होगा। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब होती है, 2014 में होती है। 2024 में जो 10वां सीजन हुआ है प्रो कबड्डी लीग का, इसके विजेता है जी पुनेरी पल्टन और उप विजेता कौन है, हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, 90 मिनट की, जो 45 मिनट के 2 राउंड में खेले जाते हैं। आपसे पूछा गया था कि फुटबॉल मैच में हाफ टाइम कितने मिनट की होती है, तो 15 मिनट की होती है हाफ टाइम, ठीक है। इसके अलावा हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है, 60 मिनट की होती है। 2019-18 से पहले यह जो इस मिनट था वो 70 मिनट का हुआ करता था हॉकी का खेल, अब 60 मिनट का होता है। हैंडबॉल खेल की अवधि कितनी होती है, इसकी भी अवधि 60 मिनट की होती है और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये कुछ खेल जिनके ड्यूरेशन और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बात हमने यहाँ पे देखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में क्या है, तो जो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार है, जो वीटो का अधिकार है, ये कहाँ पे है, अनुच्छेद 111 के अंदर है। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो का अधिकार प्राप्त है। कितने प्रकार की वीटो के अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, 3 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति 3 वीटो कौन कौन से हैं, निरपेक्ष वीटो है, संदिग्ध वीटो है और पॉकेट वीटो है। ये वीटो के प्रकार है भाई, ठीक है। एगो योग्य वीटो भी होता है, लेकिन इंडिया में योग्य वीटो का फैसिलिटी नहीं दिया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन 4 वो ऑप्शन देता है, निम्नलिखित में से कौन एक वीटो का पावर नहीं है, तो योग्य वीटो दे देता है, जो गलती हो जाएगा। यहाँ पॉकेट वीटो, संदिग्ध वीटो और निरपेक्ष वीटो ही राष्ट्रपति के पास प्राप्त है, 3 वीटो प्राप्त है। इनके अलावा भारत में वीटो का अधिकार करने वाले, प्रयोग करने वाले पहले
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये पहले सिख राष्ट्रपति भी हुए भारत के अंदर। और भारत के अंदर पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, है ना, वीवी गिरी। इसके अलावा जो पहले महिला राष्ट्रपति मैडम है प्रतिभा पाटिल, और दूसरी बनी अभी मुर्मू साहिबा। इसके अलावा जो निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति, ये रेड्डी साहब, नीलम संजीवा रेड्डी साहब जो है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो ये कुछ राष्ट्रपति की बात हो गई। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं और अनुच्छेद 79 के अनुसार ये संसद के अभिन्न अंग है। भारत की संसद के फॉर्मेशन जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनते हैं। ये एक दूसरे के बिना जो है अभिन्न है, क्योंकि दोनों सदनों में पारित भी हो गया कोई चीज तो फिर राष्ट्रपति का परमिशन लगता है। ठीक है भाई, तो इन तीनों से मिले जुले को हम संसद कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं ये किस सदन के सदस्य होते हैं? तो कोई भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्रता जो है ये 35 वर्ष है और हाईएस्ट उम्र की सीमा नहीं रखा गया है कि आप 79 साल के हो गए तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री साहब, महान्यायवादी साहब, राज्यपाल साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, यूपीएससी के सभी सदस्य साहब, ये सभी के सभी साहब जो है नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जलीय कीटभक्षी है? देखिए, एक तो कीटभक्षी पौधे होते हैं जो शिकारी पौधे होते हैं, दूसरी बात जलीय शिकारी और स्थलीय शिकारी पौधे। तो इनमें जलीय कीटभक्षी पौधे आपसे पूछा गया है, तो यूट्रिकुलेरिया और ड्रेसरा ये जो है आपका जलीय कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये पौधे कीट को क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों चिपका के जो है सरा के खा लेते हैं उसको? तो उस जगह उसका दोष नहीं है, क्योंकि जीवन यापन सर्वाइव करने के लिए खाना जरूरी है। और ये पौधे जहां पे होते हैं वहां पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन की भरपाई करने के लिए इन जीवों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यूट्रिकुलेरिया और ड्रेसरा जो है ये जलीय कीटभक्षी पौधे हो जाएंगे। तो यूट्रिकुलेरिया और ड्रेसरा ये जलीय कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है, जबकि पीचर प्लांट, नेफेंथेस और पिंगुएला ये स्थलीय कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है। बाद बाकी आपने घर में मनी प्लांट भी देखा होगा, लोग कहते हैं मनी प्लांट लगाने से पैसे आते हैं, अब मुझे तो नहीं पता, आते होंगे, भगवान करे आए। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बता दिया, यूट्रिकुलेरिया और ड्रेसरा ये जलीय कीटभक्षी है, जबकि कीचर प्लांट, नेफेंथिस और पिंगुएला ये क्या हो भैया? स्थलीय कीटभक्षी पौधे हो जाएंगे। ठीक है, अधिकांश स्थलीय कीटभक्षी पौधे जो है कहाँ पाया जाता है? उस मिट्टी में पाए जाते हैं जहां पे आपका नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। कीटों को पकड़कर उनके सड़े गले शरीर से नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। एक क्वेश्चन राइज होता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, इसके अलावा पादप जगत में सबसे बड़े समूह कौन है? थाइलोफाइटा जो है ना, जो क्रिप्टोगेम में आते हैं, क्रिप्टोगम, फेनरोगम, है ना, एगो फूल वाला एगो बिना फूल वाला। अब फूलों वाला में दो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और कल इस पे मैंने एक भास्ट वीडियो बना दिया था 28-30 मिनट का, आप लोग देख लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूं, ये दुनिया भले जब रहे ना रहे, लेकिन आपको ये याद जरूर रहेगा कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, ये सब क्या होता है? क्रिप्टोगेम, फेनरोगेम, ये सब क्या होता है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, जंतु, एनिमिलिया, कवक, ये सब क्या होता है? कौन विभाजन किया, कैसे आया है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता है, सब वहां पे है। कल ही बनाया था टॉपिक बैच, सॉरी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रेलवे वाले में कल शाम को अपलोड किया था। मैं जानता हूं कि कुछ ही बच्चे को अच्छा लगता है मेरा इतना एक्स्ट्रा फैक्ट, लेकिन ठीक है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको नहीं लगता उसको राम राम, है ना। चलिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आप यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा आपके घर में मोटर चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा है भाई, है ना, यांत्रिक ऊर्जा है ना। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये अलग से पूछा जाता है। जबकि विद्युत मोटर इसका उल्टा है। विद्युत मोटर में आप क्या करते हो? एसी या डीसी सप्लाई देते हो, क्योंकि मोटर दोनों सप्लाई से चलती है। जैसे घरेलू पंखा किस सप्लाई से चल रहा है? तो एसी सप्लाई से चल रहा है। घरेलू पंखा जो है ये एसी सप्लाई से चल रही है। लेकिन इंडियन रेलवे में, है ना, जो पॉइंट ऑपरेट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे के बारे में मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूं तो जानता हूं। देखिए, जो पॉइंट ऑपरेट होता है, पॉइंट मतलब क्या होता है रेलवे के अंदर? जैसे आपने देखा होगा कि कई बार रेलवे जो है अपनी पटरी चेंज कर लेता है, मतलब रेल जो है एक पटरी से दूसरे पटरी पे चला जाता है। तो होता क्या है, देखिए, ये ऐसा एक पटरी रहता है ना, यहाँ से एक ऐसा लगा रहता है स्विच, ठीक है।
तो अभी जो रेलवे की एक चक्का पहिया इस पे आ रहा था, अब इस पे आ गया, अब इधर खसका तो इधर एक पटरी होगा, तो इधर भी एक खसक चला जाता है, मतलब पटरी चेंज हो जाती है रेलवे की, तो इसे पॉइंट कहा जाता है। ये ऑपरेट होता है, एक बार हटेगा तो हट जाए, फिर इसमें सटेगा तो ये वाली जो चक्का आएगी अब इस पे चलने लगेगा, जो पहले किसी और पे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मशीन है ना, वहां में एक मोटर लगा होता है, ठीक है, वो मोटर डीसी में काम करता है। ये डीसी में लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, जब एसी में चल ही रहा था, दुनिया भर के घर में पंखा तो एसी में चलते हैं, तो भाई इसलिए डीसी में जरूरी पड़ी कि आप जानते हो कि रेलवे के जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो ऊपर में आपका ओएचई का वायर होता है, इसे ओएचई का वायर बोलते हैं, जो पेंटोग्राफ के सहारे रगड़ खाते हुए रेल चलता है इसमें, ठीक है। एक पेंटोग्राफ इस प्रकार से लगा होता है ना, और इसमें रगड़ खाते हुए रेल जो है, इस प्रकार मान लीजिए रेल है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई से चलता है आपका ओएचई मास्क, ठीक है। तो इसकी जो इंड्यूस वोल्टेज है उससे न जो है ये कभी ऑपरेट हो जाए तो अनसेफ हो सकता है, इसीलिए जो है नीचे का चीज डीसी में रखा जाता है, जो मतलब सेफ्टी से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो भाई एसी को और एसी से प्रोटेक्ट करने के लिए ही डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे के अंदर। बाद बाकी आप एसी में भी चलता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग था, बाद बाकी और कोई काम आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इससे, ठीक है। तो डायनमो बता दिया। डायनमो क्या होता है ये भी मैं पहले बताया था, लोग साइकिल में लगाते थे, जब हमारे पास इतने दहेज वाला मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था तो साइकिल में लोग लगा देते थे, और साइकिल चलने के साथ साथ ही वो घर्षण से आवेश उत्पन्न होता था डायनमो, और उससे जो है लाइट जलता था जब हम अंधेरे में साइकिल चला कहीं से कहीं जाते थे। गतिज ऊर्जा है ना, इसका सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है यानी वेग है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। इसमें क्या होता है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसा है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है, कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी होता है, लेकिन ये वाला ऊर्जा नहीं, ठीक है। यह एक अदिश राशि होता है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, kWh होता है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसका आइंस्टीन का समीकरण आप कहते हो, E = mc²। इसमें c का वैल्यू कई बार एनटीपीसी तक एग्जाम पूछता है। c बराबर क्या है भैया, प्रकाश का वेग है। क्या है, प्रकाश का वेग है। c बराबर क्या है, प्रकाश का वेग है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग जनरली रखा जाता है क्योंकि सबसे हाई होता है। इसी थ्योरी को आपेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, यानी एक ही समीकरण को आप कई नाम दे सकते हैं, दो जो आइंस्टीन साहब ने दिया है, E = mc²। इसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, आपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण, जैसे धनुष में तीर खींच के रखते हैं तो प्रेशर रहता है, ये आपका क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। गुलाटी से ताना हो गया गोली, गुलाटी समझते हैं ना, इस प्रकार से नहीं होता था कि गुलाटी है ना, यहाँ पे एक ऐसा साइकिल के ट्यूब का फीता लगा रहता था, यहाँ पे गोली उंगली से पकड़ के खींचते थे, है ना, तो ये हो गया गुलाटी। तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा रहेगा। बांध बनाकर रोकी गई जल, है ना, बांध बनाकर रोकी गई जल, ये भी क्या है, डैम वगैरह, तो ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। किसी पेड़ पे लगे हुए फल हो, क्या नीचे की तरफ भार लगा रहा होता है ना, तो उसमें भी एक ऊर्जा जो है हमेशा तनाया हुआ रहता है, वो भी क्या है ना, आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसके अलावा गतिज ऊर्जा क्या है, जो मोशन में हो, जमीन पे दौड़ती हुई लड़की, चलती हुई गाड़ी, ये सब क्या हो जाएगा, उड़ती हुई पतंग, ये सब क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा। वेग को दोगुना करने से कैनेटिक एनर्जी जो है कै गुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। कैसे होता है, क्योंकि 1/2 mv² तो आपका फार्मूला होता है कैनेटिक एनर्जी का दादा, है ना। अगर इसमें आप वेग को दोगुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 m और v के जगह पे 2v का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 m 4v² हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर एक स्टेप और लिखे तो 1/2 mv² × 4 नहीं है, तो ये कैनेटिक एनर्जी का चौगुना हुआ कि नहीं हुआ, जब आप वेग को दुगुना कर दिए तो यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने पेपर कट रख लिया है, जो गूगल से लिया है ये पेपर, कि भाई कौन सी एनर्जी किस में जो है ट्रांसफॉर्म होता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखने से पता चलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में देखने से पता चलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये आपको दिखता नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये हम देखे हैं। विद्युत मोटर है ना, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, जैसे पंखा को देख लो, इलेक्ट्रिसिटी दो, आप डायना को घुमाओ। इसके अलावा विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ठीक है भाई। पहले जो है ना, बादल बन के लटकता रहता है तो स्थितिज ऊर्जा है, नीचे गिर रहा है मौसम में आ गया तो गतिज ऊर्जा है ना। आई होप आप समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। महाराणा प्रताप के माता का नाम क्या थी, देखिए आए दिन है ना, गुरु नानक की माता के नाम, है ना, गुरु गोविंद सिंह की माता
माता के नाम, ये सब पूछे जाते हैं। तो महाराणा प्रताप की माता के नाम जयवंता बाई, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था, मृत्यु 1597 उदयपुर में हुआ था, मात्र 57 साल। महान पुरुष ज्यादा दिन नहीं रहते। इनके अलावा महाराणा प्रताप के माता का नाम जयवंता बाई, पिता का नाम राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप मेवाड़ रियासत के सिसोदिया घराना से संबंधित थे। इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ में बनाया था। इनके घोड़ा का नाम चेतक था, जो पहले रेलवे कई बार पूछा करता था। एसपीटी की किताब में आप कम से कम 25 जगह देखेंगे है कि महाराणा प्रताप के घोड़ा के नाम क्या थे और सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था। उनका घोड़ा का नाम बुके फ्योला था और इनके जो महाराणा प्रताप साहब हैं, इनके घोड़ा का नाम है ना चेतक था, ठीक है। इसके बाद गांव घर में चेतक ब्रांड जर्दा भी आता है ना, पान में पड़ता है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध 1576 अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसी युद्ध के बाद मुगलों ने कुंभलगढ़ पे कब्जा कर लिया था। इसके अलावा महाराणा प्रताप से और बात करेंगे तो और उपलब्धि में छपली का युद्ध हुआ था, छपली का युद्ध, ठीक है, 1582 के अंदर। इसके अलावा वो भी मुगलों के साथ ही हुआ था। हाल में ही न्यूज वीक पत्रिका के कवर पेज पे आने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? आप सभी जानते हैं कि न्यूज वीक पत्रिका जो है एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जो अमेरिका से छपती है, मैगजीन है, और इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी कवर पेज पे आई थी। सेकेंड प्रधानमंत्री हमारे बने हैं नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने कवर पेज पे आया और भारतीय है, ठीक है। न्यूज वीक पत्रिका पर कवर पेज पे आने वाले प्रथम भारतीय इंदिरा गांधी, सेकेंड आपका जो है नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब को इसी अप्रैल 2024 के अंदर भूटान सरकार का सर्वोच्च सम्मान है ना द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया है, जो भूटान के लिए पहली बार किसी विदेशी आदमी को दिए हैं भूटान, ठीक है। इनके अलावा पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के विजेता भी मोदी साहब हैं। अंबेडकर पुरस्कार 2023 के विजेता योगी आदित्यनाथ साहब हैं। टाइम मैगजीन 2024 जो 100 प्रतिभाशाली लोगों का लिस्ट जारी करता है वो कर दिए हैं। तो इसमें भारत के कौन कौन है? आलिया भट्ट मैडम, जो आप रणवीर कपूर है ना, रणवीर कपूर की पत्नी है। अजय सिंह मंगा विश्व बैंक में हेड है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। सत्या नडेला, ये आपका जो आईटी वाला सेक्टर है उनसे जुड़े हुए हैं। और आपका एक साक्षी मलिक, कहाँ गई ये साक्षी मलिक रेसलर, तो ये सभी के सभी जो है इनका नाम आया है। इनके अलावा वर्ष 2024 का गोल्डन मैन पुरस्कार आलोक शुक्ला को, उत्तराखंड के रहने वाले, इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव बागो है उनके प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ही लिया था। हंसदेव क्या है? इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय थी मेधा पाटेकर। ये मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई थी? तो नर्मदा बचाओ से, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 भी वितरित हो गए। किनको मिला? तो अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है। मोलस्का संघ के कौन से प्राणी अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ध्वनि नहीं, ध्वनि, साउंड है ना, साउंड है ना। तो अपश्रव्य साउंड को आप सुनेंगे जी ऑक्टोपस। मोलस्का संघ का भी होना चाहिए और अपश्रव्य ध्वनि को भी सुनना चाहिए। तो ये क्या होगा? ऑक्टोपस। आपने ऑक्टोपस देखा होगा, उसमें 8 भुजा होते हैं, इसे अष्टबाहु भी कहा जाता है ना। और इनके खून का रंग नीला होता है। इनके अलावा यांत्रिक तरंगों के वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार तरंगों को 3 प्रकार से बांटते हैं। ऑडिएबल साउंड वेव, जिसे हम सुनते हैं, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज तक कहते हैं। अगर किलो में करोगे तो 3 जीरो लगेगा, कट जाएगा भाई, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 किलो कहिए या फिर 20,000 हर्ज कहिए। इंफ्रासोनिक वेव्स लिमिट लेस देन 20 हर्ज, ये अवश्रव्य है, जिसे हम नहीं सुन पाते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव, ये अपने लिमिट से बाहर है, यानी 20,000 हर्ज से अधिक के है ना साउंड को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए लिमिट वाला, है ना। एक आपका ऑडिएबल साउंड वेव हो गया, एक आपका इंफ्रासोनिक वेव्स हो गया और एक आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया। प्रश्रव्य ध्वनि को सुन सकने में सक्षम जानवर कौन है? कुत्ता, चमगादड़, ये सब। इसीलिए लोग कहते हैं कुत्ता को जो है भूकंप वगैरह आने से पहले ही जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वो कुछ दैवीय शक्ति नहीं है, ये इन तरंगों को पढ़ लेता है जी, ठीक है। इनके अलावा चमगादड़ वगैरह भी सुन लेते हैं। अपश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले जानवर में गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, कबूतर, व्हेल मछली, कुत्ता, सांप इत्यादि अपश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। तो अब कुत्ता देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अपर वाला भी सुन लेता है और लोअर वाला भी सुन लेता है। प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार में होता है। ये सोनार क्या है? सोनार वाला दुकान नहीं है ये सोनार क्या है? डूबी हुई वस्तु को पता लगाने वाले यंत्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी प्रणाली में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपके हार्ट के जांच से संबंधित है, चिकित्सीय प्रणाली। किडनी स्टोन में जो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट के किडनी बने होते हैं, सॉरी पत्थर बने होते हैं, पथरी जिसे बोलते हैं, उसके भी ऑपरेशन इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रश्रव्य तरंगों का।
जीवाणु को निष्क्रिय करने में भी इसका अहम रोल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है, वैसी तरंगे है ना जिसके गमन के लिए या फिर विचरण के लिए कोई भी मीडियम मोड की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यथार्थ या निर्वात में भी गमन हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे पहले अवधारणा कौन दिए थे, मैक्सवेल महोदय ने दिए थे, ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, दूसरे मैक्सवेल थे, ठीक है। इनके अलावा इस तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश भी आ जाता है, ध्यान रहे ना। एक्स किरण विलियम रोएंटगन साहब ने खोजा था, इसके उपयोग जो है चिकित्सा वगैरह में होता है। परावैंगनिक किरण रीटर साहब ने खोजा था, इसका उपयोग जल को शोधन में, जैसे आपने जो घर में आपने एआरओ लगाते हो, माफ कीजिए एआरओ नहीं हो, एआरओ तो पोस्ट होता है, आरओ जो आपके घर में नहीं लगे रहते हैं क्या, पानी को फिल्टर करते हैं, पानी बोले तो अक्वा कैंट है ना, हेमा मालिनी प्रचार करती है, तो इसमें भी यूज होता है आपका परावैंगनिक किरण, यू भी लिखा भी रहता है उसके ऊपर। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में भी इसका इस्तेमाल होता है और चिमनी वगैरह की जो कालिक होते हैं उसे हटाने में भी काम आता है। रेडियो तरंग मार्कोनी ने खोजा था, इसका इस्तेमाल संचार व्यवस्था में भी होता है, रेडियो में भी होता है। माइक्रोवेव ओवन वगैरह में इसका यूज होता है, इसे लघु तरंग भी कहा जाता है, उपग्रह में, माइक्रो ओवन में, है ना। हेनरिक हर्ज इसके खोज किए थे माइक्रोवेव के। इनके अलावा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज, इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, टेलीविजन के रिमोट इत्यादि में किया जाता है। सूर्य की उष्मा जो है पृथ्वी तक अवरक्त किरण के मोड में ही पहुंचती है और सूर्य से पृथ्वी किस प्रोसेस द्वारा गर्म होती है, तो विकिरण के द्वारा गर्म होती है। ये दोनों चीज अलग अलग है जी, विकिरण एक प्रोसेस है और यहाँ पे मैं किरण की बात करूं तो इंफ्रारेड टाइप से जो है उष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी सूर्य से, ठीक है भाई। विकिरण एक अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे ध्रुवन, विकिरण, है ना, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब प्रोसेस का नाम है कि उसमें कुछ जो है परिवर्तन आता है, कुछ एक क्रिया होती है, ठीक है। और ये कण का नाम है भाई, इंफ्रारेड तरंग का नाम है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, हेनरी बैकुरल। अगर ऑप्शन में न रहे तो मैडम क्यूरी से भी काम चल जाएगी। रेडियो सक्रियता के दौरान 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। क्या आवेश होता है, अल्फा पे क्या होता है, अल्फा पे पॉजिटिव होता है, बीटा पे क्या होती है, निगेटिव होती है, और गामा पे क्या होती है, कोई नहीं होती। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, तो दिल्ली के द्वारा। महिला सशक्तिकरण को जागरूक करने के लिए 1000 रुपया आर्थिक रूप से पिछड़े महिलाओं को दी जाने वाली स्कीम है, ये दिल्ली में चलाया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चलती है। माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र में, अबुआ आवास योजना झारखंड में चलती है। माझी मतलब मेरा, कन्या मतलब लड़की, भाग्यश्री माने आप भाग्यश्री माने बढ़िया चीज ही होता होगा कुछ, अब हिंदी इतने जटिल तो आते नहीं मेरे। इनके अलावा पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना, ये उत्तराखंड में अभी अभी पास हुआ है। इसके लिए बढ़िया जो है डिजाइन किया गया। ये क्या हुआ है कि उत्तराखंड में जो आग लग जाती है हर साल जंगल में, उसको रोकथाम के लिए यह योजना चलाया गया है। पिरुल क्या होता है, वहां का जो प्लास का पत्ता है उसे पिरुल कहा जाता है। पिरुल लाओ पैसे पाओ मतलब वो पत्ता लोग बिन बिन के लाएगा और जमा कराएगा, जितना वजन होगा उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा उनके बैंक खाते के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आग रोकथाम में मदद मिलेगी क्योंकि इनके पत्ते जलते बड़े भास्ट है। इनके अलावा कन्या सुमंगला योजना, ये आपके उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्लैंक कांस्टेंट H का मान कितना होता है, आप सभी जानते हैं H का मान एवोगाड्रो की संख्या, कूलाम की संख्या, है ना। प्रकाश वर्ष की मतलब लाइट ईयर पार्सेक की क्या होती है वैल्यू, लाइट ईयर की क्या होती है वैल्यू, है ना। अशु शक्ति की क्या होती है वैल्यू, ये सब तो आना ही चाहिए था। तो ये जो है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट H का मान। एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है आप लोग बताओ, यहाँ पे लिख दिया हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। इसके अलावा एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है और एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में करेंगे तो फिर 15 मीटर हो जाएगा। एक अशु शक्ति बराबर 746 गुरुत्वाकर्षण बरका जी का मान, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होते हैं, 6.673 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg⁻², है ना, या फिर बट्टा kg² है ना, क्योंकि ये ऊपर में जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा। ये बट्टा है भाई, यानी बट्टा, ये पूरे के बट्टे में समझिए। छोटका जी का वैल्यू 9.8 मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। इनके अलावा सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन बनते हैं। सोडियम को चाकू से काटने योग्य धातु है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या कितना होगा, द्रव्यमान संख्या 23 होगा। एक सेकेंड, अगला है, माफ कीजिएगा फोन आ गया था,
तो ये जो है आपका अष्टक के नियम न्यूलैंडस ने दिया था, जो कैल्शियम तक ही लागू होती है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अष्टक के नियम जो है ये किस प्रकार के तत्वों पे लागू होते थे, तो जो हल्के तत्व होते थे उन पे लागू हुआ करता था। त्रिक का नियम कौन दिए थे? डोबेराइनर ने दिया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर तांबा का विस्थापन होता है। इसके अलावा कली चूना को जल में मिलाने से उष्मा की प्राप्ति होती है तथा बुझा हुआ चूना भी प्राप्त होता है। इसके अलावा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये है जी आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे आप कहाँ पे वस्तु कहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा। मैंने आपको कई बार बताया है, अवतल दर्पण में ये है फोकस दूरी, ये आपका पोल है, ये वक्रता केंद्र है और ये इन्फिनिटी है। जैसे यहाँ वस्तु रखते हो उतनी ही को आपको इन्फिनिटी पे जाना है। देखिए 6 का प्रतिबिंब तो एक इधर बन जाता है, एकमात्र ये काल्पनिक अवस्था बनता है। बाद बाकी फोकस दूरी से आपको चलना है, जितना इधर खसकोगे प्रतिबिंब को उतना ही इधर खसकाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप फोकस पे कोई वस्तु रखोगे, ये 5 नंबर वस्तु, तो सबसे पहले इन्फिनिटी में बनेगा। फिर फोकस और वक्रता के बीच में रखोगे तो फोकस और वक्रता के बीच में ये 4 बन जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाद बाकी वक्रता केंद्र पे रखोगे 3 नंबर, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा 3 नंबर पे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है। एक बार अच्छे से दिमाग में गड़ा लीजिए, कभी भी आपको भूलने वाली बात नहीं होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के सभी प्रकार की चीज एग्जिस्ट करते हैं, यानी बड़ा छोटा उल्टा सीधा काल्पनिक वास्तविक सभी एग्जिस्ट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। फोकस दूरी दर्पण के दाएं ओर होती है। इसका प्रयोग प्रमुख गाड़ियों के प्रयोग जो है गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आपको जो इमेज बनेगा, ये वाली दूरी और ये वाली वैल्यू लेके उस इमेज की प्रकृति क्या होगी मैंने आपको बताया था। क्योंकि अवतल दर्पण में उत्तल जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपका इमेजिनरी इमेज बनेगा, और अगर निगेटिव आता है तो फिर आपका रियल इमेज बनेगा। तो कौन से सूत्र से निकालेंगे? तो एकमात्र एवरग्रीन सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। अब माइनस होगा तो लेंस का सूत्र हो जाता है। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है जी फोकस दूरी, v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है? वस्तु की दूरी। पिछले क्लास में हमने बताया था किसको पॉजिटिव लेना है और किसको निगेटिव लेना है। बाद बाकी आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है भैया। इसके अलावा हाल में ही मनाया गया एपीक्रोट ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? एपीक्रोट ब्लॉसम फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। बनाने की कोशिश सभी बच्चा करेगा जो यहाँ तक देखा है भाई। ठीक है, बनाने की कोशिश तो करो, बाद बाकी तो हम हैं, नहीं समझे तो बताना। लद्दाख में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में स्पुतनिक गस्तर, हेमिस, लोसार इत्यादि। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग में मानसून से पूर्व चेरी ब्लॉसम जो है आपका वर्षा भी आता है, जिसे आप जैसे कॉफी सावर होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए। तो चेरी ब्लॉसम जो है मानसून पूर्व वर्षा भी है। चेरी ब्लॉसम आपका फेस्टिवल भी है मेघालय के अंदर। इसके अलावा एंथोरियम त्योहार ये मिजोरम में मनाया जाता है। एंथोरियम त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। हम्पी महोत्सव और कंबाला महोत्सव ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। कंबाला आपने भूतकोला वाला जो डांस है या फिर पिक्चर कौन सा था भैया, वो है ना दैब वाला पिक्चर कौन सा था, है ना कंतारा, उसमें देखा होगा कीचड़ में भैंस को दौड़ाया जाता है। सूर्यकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। विश्व पुस्तक मेला ये दिल्ली के प्रगति मैदान में लगती है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में लगती है। लेवेंडर का फूल होता है ना पर्पल कलर का, जिसमें इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साबुन वगैरह भी बनती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो रेलवे पर आधारित हुआ करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। टुडे एग्जाम की कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।